हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है। इस वीडियो के अंदर हम एविडेंस एक्ट के अंदर जो सेक्शन 3 है उसमें फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट उनका मतलब जानेंगे कि उनका मीनिंग क्या होता है। तो जैसे कि फैक्ट्स के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो फैक्ट्स आप क्या होता है, फैक्ट्स का मतलब क्या है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब हमने फैक्ट से रिलेटेड वीडियो बनाई थी तो हमने फैक्ट्स के अंदर पढ़ा था कि फैक्ट्स जो हैं दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल और एक मेंटल फैक्ट्स। मतलब जो आप अपने सेंसेस के थ्रू जिन चीज़ों के बारे में जान रहे हैं वो फिजिकल फैक्ट्स हैं सारे ही। आप कुछ देख रहे हैं वो फिजिकल वो फैक्ट है, कुछ सुन रहे हैं वो फैक्ट है, कुछ बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कुछ महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, वो सभी फैक्ट्स हैं। मेंटल फैक्ट्स के अंदर हमने पढ़ा था कि मेंटल फैक्ट के अंदर इंटेंशन, नॉलेज जो कि दिखाई नहीं देते फिजिकल तौर पर आपके माइंड में होते हैं, इसलिए इनको इंटरनल फैक्ट भी कहा जाता है। इंटेंशन, किसी की क्या इंटेंशन है, उसके माइंड में आप कुछ सोच रहे हैं, किसी को क्या पता। गुड फेथ, नेग्लिजेंस, डिसऑनेस्टी, रीज़न टू बिलीव, इल विल, गुड विल, तो ये सभी क्या हैं, ये मेंटल फैक्ट्स हैं। ये फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट को जानने से पहले कि ये होते क्या है, फैक्ट इन इशू या रिलीवेंट ऑफ फैक्ट, इससे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर हमें फैक्ट इन इशू या फिर रिलीवेंट फैक्ट को पढ़ने की या जानने की ज़रूरत क्यों है। आखिर क्यों हम फैक्ट इन इशू या रिलीवेंट फैक्ट को जानें कि क्या आखिर मीनिंग क्या है। तो इसका जो आंसर दिया हुआ है वो एविडेंस एक्ट के अंदर जो सेक्शन 5, सेक्शन 136 और सेक्शन 165 का प्रोविज़न फर्स्ट, ये बताते हैं आखिर फैक्ट इन इशू या फिर रिलीवेंट फैक्ट क्यों जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम सेक्शन 5 शॉर्ट में देख लेते हैं। जो सेक्शन 5 एविडेंस एक्ट का वो कहता है कि एविडेंस मे बी गिवन ऑफ द फैक्ट इन इशू एंड रिलीवेंट फैक्ट एंड नॉट अदरवाइज। तो जो एविडेंस एक्ट का सेक्शन 5 है वो क्लियर कह रहा है कि अगर एविडेंस जो आप देंगे वो, सेक्शन 5 क्लियर तौर पे ये कह रहा है कि आप किसी भी सूट के अंदर या किसी प्रोसीडिंग के अंदर किसी फैक्ट इन इशू की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस से रिलेटेड एविडेंस दे सकते हैं, या फिर उस फैक्ट इन इशूज से जो रिलेटेड जो रिलीवेंट फैक्ट हैं सिर्फ उनको आप कोर्ट के अंदर पेश कर सकते हैं। आप सिर्फ फैक्ट इन इशू के ऊपर ही एविडेंस दे सकते हैं या रिलीवेंट फैक्ट दे सकते हैं, उसके अलावा कोर्ट के अंदर फैक्ट नहीं दिए जाएंगे। इसलिए हमें फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट को जानना ज़रूरी है कि आखिर ये क्या है, इनका मीनिंग क्या है या क्या होता है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि रिलीवेंट फैक्ट्स कौन कौन से होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे बाद में। अभी फ़िलहाल हम ये जानेंगे कि रिलीवेंट फैक्ट या फिर फैक्ट इन इशू होता क्या है। उसके अलावा उसके बाद हम सेक्शन 136 अगर देखते हैं तो सेक्शन 136 है, ये गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा है कोर्ट को कि जज किसी एविडेंस को एडमिशन करने से पहले, उसकी एडमिसिबिलिटी से पहले उस कंसर्न पार्टी से या फिर संबंधित पार्टी से जो कि एविडेंस पेश कर रहा है ये पूछ सकता है वो फैक्ट या वो तथ्य किस तरह से रिलीवेंट है। तथ्य की सुसंगतता से रिलेटेड वो क्वेश्चन कर सकता है जज, और कोर्ट उस एविडेंस को तभी एडमिसिबल करेगा तब वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि ये फैक्ट जो दिया गया है, एविडेंस जो दिया गया है, ये रिलीवेंट फैक्ट है। अब बात करते हैं सेक्शन 165 के जो प्रोविज़ो फर्स्ट है उसके बारे में। ये कहता है कि जो जजमेंट जो है मस्ट बी बेस्ड होना चाहिए किसके ऊपर, जो ड्यूली प्रूव्ड रिलीवेंट फैक्ट हैं ओनली उनके ऊपर। तो ये तीनों सेक्शन जो हैं ये फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बता रहे हैं। एविडेंस एक्ट में फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट की क्या विशेषता है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्यों इनको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हम समझते हैं फैक्ट इन इशू का क्या मीनिंग है। तो इसे सबसे पहले हम जनरल तौर पे समझ लेते हैं, जनरल मीनिंग समझ लेते हैं। उसके बाद जो डेफिनेशन दे रखी है उसे पढ़ेंगे, क्योंकि अगर जनरल मीनिंग हमारी समझ में आ गया तो वो समझना हमें ईजी होगा जो डेफिनेशन के अंदर दिया हुआ है। जैसे कि फैक्ट्स के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं कि फैक्ट्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि कोई भी फैक्ट इन इशू कब बनता है, उसे सबसे पहले जनरल तौर पर समझ लेते हैं। सपोज़ करिए ए पर्सन है, वो बी से कहता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपका घर अच्छा है, आपके पास 2 गाड़ियां हैं। अब बी इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है। अब जैसे ही ए कहता है बी से कि आप अनपढ़ हैं, इलिटरेट हैं,
तो बी इसको डिनाई करता है कि नहीं वो पढ़ा लिखा है, उसके पास डिग्री है। तो जैसे ही ए ने ये कहा कि बी जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, और बी ने इस चीज़ को डिनाई किया, तो ये क्या हो गया, इशू हो गया। इस बात को लेकर, इस फैक्ट से रिलेटेड जो है दोनों में डिस्प्यूट हो गया। इस फैक्ट के ऊपर दोनों का डिस्प्यूट हो गया। ए कह रहा है कि बी पढ़ा लिखा नहीं है और बी कह रहा है कि वो पढ़ा लिखा है। इस इशू को, इस डिस्प्यूट को वो प्रूव करने के लिए क्या एविडेंस पेश करेगा, डिग्रियां दिखाएगा अपनी, इस कॉलेज में वो पढ़ा था वहाँ पे उसका वो दिखाएगा, और फ्रेंड होगा साथ में जो साथ में पढ़ा होगा उसके, वो उसकी बात बताएगा, मतलब वो एविडेंस पेश करेगा। इशू क्या हुआ कि जहाँ पर एक पार्टी एडमिशन करे और दूसरी पार्टी जो है उसी फैक्ट के ऊपर मना करे, डिनाई करे उसको, तो वो फैक्ट जो है वो फैक्ट इन इशू बन जाता है, क्योंकि इशू का मतलब होता है डिस्प्यूट। तब तक ए के द्वारा जो भी फैक्ट दिए जा रहे थे, जो भी कहा जा रहा था, अगर बी के द्वारा वो एक्सेप्ट किया जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई भी इशू क्रिएट नहीं हुआ, कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट नहीं हुआ। डिस्प्यूट कब क्रिएट हुआ, जब ए के द्वारा कोई फैक्ट कहा गया और बी ने उसका डिनाई किया। एक ने एडमिशन किया, दूसरे ने डिनाई किया। अब समझते हैं हम जो फैक्ट इन इशू जो एविडेंस एक्ट में दे रखा है। यहाँ पर जो मेंशन है लिखा हुआ है, द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी asserted और डिनाई इन एनी सूट और प्रोसीडिंग नेसेसरली फॉलोज। देखिए, इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम इस डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करके, मतलब कि तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे ताकि हमें ये क्लियरली समझ में आए। पहले तो जैसे अभी हमने कुछ देर पहले समझा कि जिस फैक्ट पर डिस्प्यूट होगा वो फैक्ट इन इशू है। तो एविडेंस एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन है दे रखी है, इसमें जो हम बात करेंगे उस फैक्ट की बात करेंगे। सिर्फ वही फैक्ट इन इशू बन सकता है जो फैक्ट राइट या लायबिलिटी बता रहा हो। इस फैक्ट से किसी की राइट या लायबिलिटी के बारे में पता चल रहा है, उसके राइट या लायबिलिटी के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल रहा है, या फिर आप कह सकते हो जिस फैक्ट से, अब जो फैक्ट राइट और लायबिलिटी या राइट या लायबिलिटी के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस के साथ साथ उसका नेचर या एक्सटेंट की भी बात कर रहा है, उस फैक्ट से रिलेटेड अगर किसी तरह का डिस्प्यूट है, एक पार्टी हाँ कहे एक पार्टी ना कहे उस फैक्ट से रिलेटेड, तो वो फैक्ट इन इशू होगा। तो किसी फैक्ट के फैक्ट इन इशू बनने के लिए दो चीज़ें होना ज़रूरी है। पहली चीज़ कि वो फैक्ट जो है इशू में होना चाहिए, मतलब उस फैक्ट के ऊपर डिस्प्यूट होना चाहिए। एक पार्टी उसको असर्ट करे, एक पार्टी उसको डिनाई करे, एक उसको हाँ कहे एडमिट करे, दूसरी उसको डिनाई करे। तो सबसे पहली कंडीशन ये है किसी फैक्ट के फैक्ट इन इशू बनने की। दूसरी कंडीशन की अगर बात करें, दूसरी कंडीशन ये है कि वो फैक्ट, उस फैक्ट से किसी ना किसी पर्सन की राइट या फिर लायबिलिटी जो है, लायबिलिटी, एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में बात करे, और उस या फिर साथ में राइट और लायबिलिटीज़ का नेचर या एक्सटेंट भी बताए, मतलब कि किस तरह की राइट या लायबिलिटी बनेगी उसके नेचर के बारे में, और एक्सटेंट मतलब कितनी राइट या कितनी लायबिलिटीज़ जो है किस हद तक जो है वो बनेगी, कम है या ज़्यादा है। ये दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है किसी भी फैक्ट को फैक्ट इन इशू बनने के लिए। किस एक्सटेंट तक वो राइट या लायबिलिटी किसी पर्सन की बनती है, किसी पार्टी की बनती है, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा उस ऑफेंस के, जो ऑफेंस किया गया है उसके इंग्रेडिएंट पर, मतलब उस ऑफेंस के जो भी इसेंशियल एलिमेंट हैं, आवश्यक तत्व हैं, उन पर। क्योंकि आप इंडियन पिनल कोड में अगर देखेंगे या फिर और भी किसी ऑफेंस में जो इंडियन पिनल कोड में नहीं है, अलग से ऑफेंस, अलग से एक्ट बने हुए हैं ऑफेंस से रिलेटेड, सभी ऑफेंस के लिए इंग्रेडिएंट होते हैं, इसेंशियल एलिमेंट होते हैं हर पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए। अगर वो इसेंशियल एलिमेंट पूरे होते हैं तभी ये माना जाता है कि इस पर्सन के द्वारा ये ऑफेंस कमिट किया गया है, तभी उसका चार्ज उस पर लगाया जाता है। क्योंकि वो अगर इंग्रेडिएंट पूरे हो गए तो वही तय करता है कि लायबिलिटी है या नहीं है उस पर्सन की, उस ऑफेंस के लिए। इसी तरह टोर्ट के केस में अगर बात करें तो टोर्ट के केस में जो सिविल रॉन्ग किया गया है उसके जो इंग्रेडिएंट होंगे उस पर जो पार्टीज़ है उसकी लायबिलिटी या राइट डिपेंड करते हैं उसके ऊपर।
कि किस एक्सटेंट तक जो है किसी पार्टी के राइट या लायबिलिटी होगी। इसलिए आप कह सकते हो कि जो फैक्ट इन इशू है वो डिपेंड करता है उस सब्सटेंटिव लॉ पर, उस सब्सटेंटिव लॉ के प्रोविज़न पर जो कि उस ऑफेंस पर एप्लीकेबल होगा, ऑफेंस के लिए एप्लीकेबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें टोर्ट के केस में, अगर कोई पर्सन टोर्ट में, लॉ ऑफ टोर्ट में नेग्लिजेंस करता है तो उस केस में जो नेग्लिजेंस है उसका जो इंग्रेडिएंट है वो है लायबिलिटी, ड्यूटी। अगर ये फैक्ट जो है डिस्प्यूट में है, ए बी के ऊपर नेग्लिजेंस के लिए केस कर रहा है, अब ए ये फैक्ट कह रहा है ए बी की ड्यूटी बनती थी, ड्यूटी ऑफ केयर बनती थी उसके प्रति, बी इस फैक्ट का डिनाई कर रहा है, ये फैक्ट बन जाएगा, ये फैक्ट इन इशू बन जाएगा, सॉरी, दोनों पार्टीज़ के बीच में। तो फैक्ट इन इशू जो डिपेंड करता है ऑफेंस के केस में उसके इंग्रेडिएंट पर, उस ऑफेंस के। सिविल केसेस में अगर बात करें, जो प्लेंट या जो प्लीडिंग है, मतलब कि प्लेंट और WS रिटन स्टेटमेंट में जो पार्टीज़ के द्वारा जो भी स्टेटमेंट दी जा रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक पार्टी हाँ बोले, एक पार्टी ना बोले, एक एडमिट करे, एक डिनाई करे, तो ये फैक्ट इन इशू बन जाएगा। तो एक फैक्ट को फैक्ट इन इशू बनने के लिए क्या दोनों कंडीशन होनी चाहिए, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब जो डेफिनेशन दे रखी है उसको हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट में जो हम देखेंगे वो देखेंगे असर्शन, असर्टेड और डिनाइड, मतलब एक पार्टी के द्वारा असर्ट किया जाएगा, एडमिट किया जाएगा, और दूसरी पार्टी के द्वारा डिनाई किया जाएगा। दूसरा पॉइंट जो बनाएंगे हम उसमें लिखेंगे वर्ड एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट ऑफ राइट, ऑब्लिगेशन मतलब कि लायबिलिटी और डिसेबिलिटी। तो अब यहाँ पर एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को हम देखेंगे अलग अलग, नेचर और एक्सटेंट को देखेंगे कि किस तरह से ये राइट, ऑब्लिगेशन, ये लायबिलिटी या डिसेबिलिटी से संबंधित हैं। कि एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस की जो बात हो रही है यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर, इस डेफिनेशन के अंदर इस तरीके से हो रही है, उसको हम समझते हैं। देखिए, किसी पार्टी के द्वारा या किसी पर्सन के द्वारा ऐसा कोई फैक्ट पेश किया जा रहा है जो कि वो फैक्ट राइट या लायबिलिटी बता रहा है, उस राइट या लायबिलिटी का होना या ना होना, एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, और एक पार्टी के द्वारा उससे रिलेटेड वो चीज़, उसके एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस से रिलेटेड जो है फैक्ट को डिनाई किया जा रहा है या दूसरी पार्टी के द्वारा एडमिट किया जा रहा है, मतलब एक पार्टी के द्वारा एडमिट, दूसरी के पार्टी डिनाई किया जा रहा है, तो वो फैक्ट जो है वो फैक्ट इन इशू बन जाएगा। अब बात करते हैं नेचर और एक्सटेंट की, जो वर्ड यूज़ किया गया है डेफिनेशन के अंदर। कि नेचर और एक्सटेंट ये दो वर्ड हैं। नेचर का मतलब हुआ प्रकृति, मतलब उस ऑफेंस की क्या प्रकृति है, क्या नेचर है, या दूसरे वर्ड में कहा जाए कि उस राइट या लायबिलिटी जो है उसकी क्या क्या नेचर है, क्या प्रकृति है। अब जो ऑफेंस जिसके द्वारा किसी पर्सन की राइट या लायबिलिटी, एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस की बात आ रही है, उसका क्या नेचर है, क्या प्रकृति है, वो किस तरह की राइट या लायबिलिटीज जो है वो क्रिएट कर रहा है। एक्सटेंट की अगर बात करें, एक्सटेंट का मतलब है किस हद तक राइट या लायबिलिटी जो है उस पर्सन की होगी। जैसे मैंने कहा, ये नेचर और एक्सटेंट दो वर्ड हैं, और ये चीज़ पॉसिबल है कि दो इशू, मतलब दो फैक्ट इन इशू जो हैं वो सेम नेचर के हों। कि इससे रिलेटेड जनरल प्रिंसिपल तो ये है कि नेचर बदलने से जो है एक्सटेंट बदल जाता है। मतलब अगर किसी पर्सन ने मर्डर किया है तो उसकी लायबिलिटी जो है वो अलग होगी, किसी पर्सन ने थेफ्ट की है उसकी लायबिलिटी अलग होगी। तो नेचर मतलब कि नेचर क्या हुआ, मर्डर, थेफ्ट, ये नेचर के बारे में बात कर रहा है। वो एक्सटेंट मतलब लायबिलिटी जो, या फिर कह सकते हो आप राइट का बढ़ना या घटना। तो मर्डर में ज़्यादा लायबिलिटी होगी, ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी, ज़्यादा सज़ा मिलेगी, उसको ज़्यादा लायबिलिटी है। और अगर थेफ्ट की बात करें उसमें कम लायबिलिटी होगी। और ये पॉसिबल है कि दो इशू के अंदर, दो फैक्ट इन इशू के अंदर जो है सेम नेचर के हों, वो दो डिफरेंट इश्यूज़ हैं, फैक्ट इन इशू हैं, वो सेम नेचर हो दोनों का, ये पॉसिबल है, पर जो लायबिलिटी है वो अलग अलग हो दोनों की। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, कल्पेबल होमिसाइड का सेक्शन, मर्डर का सेक्शन और मर्सी किलिंग की अगर बात करें,
तो देखिए, अगर तीनों सेक्शनों को या तीनों चीज़ों को अगर देखें, तीनों तरह के ऑफेंस की अगर हम बात करें, तीनों में किसी ना किसी आदमी को मारा जा रहा है, डेथ हो रही है तीनों में ही। अब पर मर्डर के लिए लायबिलिटी अलग होगी, वो कल्पेबल होमिसाइड हो गया तो लायबिलिटी अलग होगी कुछ। अगर वो मर्सी किलिंग है तो उसके लिए लायबिलिटी और कम होगी, तो लायबिलिटीज़ जो हैं चेंज हो गई। इसी तरीके से ऐसे भी हो सकता है कि जो दो डिफरेंट इशू हैं उनके अलग अलग नेचर हो, डिफरेंट डिफरेंट नेचर हो, पर एक्सटेंट जो है वो सेम हो। राइट और लायबिलिटी से रिलेटेड जो एक्सटेंट है वो सेम हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, किसी पर्सन से कोई एक्सीडेंट हुआ, फिर कोई प्राइवेट डिफेंस में किसी के द्वारा कोई एक्ट किया जा रहा है, कि दोनों ही प्रोविज़न का जो नेचर है वो डिफरेंट है। पर अगर एक्सटेंट की बात करें, एक्सटेंट जो है वो दोनों का सेम है, मतलब ज़ीरो पनिशमेंट, दोनों में ही लायबिलिटी नहीं बन रही है पर्सन की। अब देखिए, इसमें एक वर्ड और यूज़ किया गया है, डिसएबिलिटी। यहाँ पर देखिए, डिसएबिलिटी का मतलब है किसी पर्सन का अनसाउंड माइंड होना, या फिर वो 7 साल से कम है उसकी एज। तो अगर ऐसा कोई फैक्ट पेश किया जा रहा है किसी पर्सन की डिसएबिलिटी से रिलेटेड, उसके एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस से रिलेटेड, कि वो पागल है या नहीं है, उसने जो एक्ट किया वो पागलपंती में किया, मतलब उस टाइम पे वो अनसाउंड माइंड था या ठीक था, उससे रिलेटेड अगर एक पार्टी के द्वारा एडमिट किया जाए, दूसरी पार्टी के द्वारा डिनाई किया जाए, तो वो फैक्ट जो है वो फैक्ट इन इशू बन जाएगा। ये फैक्ट इन इशू से रिलेटेड है। आप देखिए, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ क्रिमिनल केस में अलग समझ लेते हैं और सिविल में अलग समझ लेते हैं। देखिए, दोनों में डिफरेंट सबसे पहले तो ये है फैक्ट इन इशू से रिलेटेड। सिविल और क्रिमिनल की अगर बात करें, सिविल के अंदर फैक्ट इन इशू जो है इसको इशू फ्रेमिंग कहा जाता है। कि अभी हम पहले सिविल का क्रिमिनल का समझ लेते हैं, फिर बाद में हम सिविल के रिलेटेड भी पढ़ेंगे कि किस तरह से फैक्ट इन इशू ये वहाँ पर होगा। ये कह रहा था कि फैक्ट इन इशू सिविल और क्रिमिनल में जो डिफरेंस जो है ये है, सिविल के अंदर तो आप मेंशन करेंगे, मतलब कोर्ट मेंशन करती है कि ये फैक्ट इन इशू है, ये फैक्ट इन इशू है, उसमें मेंशन किया जाएगा। पर क्रिमिनल केसेस में जो फैक्ट इन इशू है वो किसी पेपर पर मेंशन नहीं किया जाएगा, लिखा नहीं जाएगा, बल्कि आपको जो फैक्ट दिया जा रहा है उसी से डिसाइड करना पड़ेगा माइंड में ही कि एक पार्टी ने एक्सेप्ट किया है या एक ने डिनाई किया है, ये फैक्ट इन इशू है या नहीं है। और कंडीशनें मैंने सारी आपको बताई दी है कि क्या क्या ज़रूरी है फैक्ट इन इशू के लिए, 2 कंडीशन। तो अब एग्जाम्पल ले लेते हैं क्रिमिनल केसेस में। ए एक्यूज्ड है, देखिए लिस्टेशन में भी दे रखा है, अगर बेयर एक्ट में आप देखेंगे, ए एक्यूज्ड है बी के मर्डर का, मतलब ए अभियुक्त है बी के मर्डर का। देखिए, इसमें फैक्ट इन इशू क्या क्या हो सकते हैं। पहला, ए ने बी की डेथ करी है, मतलब हत्या करी है, बी को मारा है। देखिए, जो भी मैं इशू बोल रहा हूँ उनमें जो दोनों कंडीशन मैंने आपको बताई थी वो अपने माइंड में लगाते रहिए साथ साथ। पार्टी एक्सेप्ट करेगी, हाँ मतलब कि क्या इसने मारा है, इल्ज़ाम लगाएगी, और दूसरी पार्टी क्या कहेगी कि नहीं मारा, तो ए मना करेगा। और इस फैक्ट से क्या, ए की लायबिलिटी, क्योंकि हमने बात करी थी कि राइट या लायबिलिटी से जो है रिलेटेड होना चाहिए वो फैक्ट, किसी पर्सन की राइट या लायबिलिटी जो है उससे तय होती हो। ए की लायबिलिटी बन रही है, इस फैक्ट से जिम्मेदार हो रहा है, वो हत्या का जिम्मेदार बन रहा है, ये फैक्ट इन इशू है। दूसरा फैक्ट है, ए की इंटेंशन थी बी की हत्या करना, तो ये भी फैक्ट इन इशू है। तीसरा फैक्ट है कि ए ने सडन प्रोवोकेशन में जो है, क्योंकि बी ने उसको प्रोवोक किया, तो ग्रेव प्रोवोकेशन में जो है उसने बी की हत्या करी, ये भी फैक्ट इन इशू है। क्योंकि इससे पहले जो हमने फैक्ट इन इशू बोला था और इस फैक्ट इन इशू की बात करें, तो ये वाला फैक्ट इन इशू जो ए की लायबिलिटी है उसके एक्सटेंट को कम कर रहा है, लायबिलिटी को कम कर रहा है। दोनों फैक्ट में आप देखेंगे फैक्ट इन इशू में, इनमें ये फैक्ट इन इशू भी हो सकता है कि ए के द्वारा ये कहा जाए कि जिस टाइम पर ए ने बी की हत्या करी उस टाइम पर ए जो था वो अनसाउंड माइंड था, मतलब कि अनसाउंडनेस पोजीशन थी उसकी माइंड की, वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला फैक्ट इन इशू जो है ये डिसेबिलिटी वाला है। इसमें डिसेबिलिटी के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस से रिलेटेड बात हो रही है। ये जो फैक्ट दिया जा रहा है, ये फैक्ट जो है ये डिसेबिलिटी के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है। अब इसमें प्रोसिक्यूशन कहेगा कि नहीं वो तो ठीक था, उस टाइम पे साउंड माइंड था, अनसाउंड नहीं था। ए कह रहा है कि नहीं उस टाइम पर अनसाउंड था वो जिस टाइम पे वो मारा है, तो ये फैक्ट इन इशू हो गया ये भी।
अगर क्रिमिनल मैटर्स की हम बात करें, ये तो फैक्ट इन इशू है ही है, पर क्रिमिनल मैटर्स के अगर हम देखें तो क्रिमिनल मैटर्स में जो चार्जशीट में जो एलिगेशन लगाया जा रहा है वो भी फैक्ट इन इशू क्रिएट कर रहे हैं, वो भी फैक्ट इन इशू कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिमिनल केसेस में जो चार्जशीट में जो चीज़ें या एलिगेशन लगाए गए हैं सिर्फ वही फैक्ट इन इशू हों, उससे अलावा भी फैक्ट इन इशू हो सकते हैं ट्रायल के दौरान। कंडीशन जो हमने दो बात करी है वो फुलफिल होनी चाहिए। अब बात करते हैं सिविल केसेस की। सिविल केसेस में जो फैक्ट इन इशू है उसको फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ कहा जाता है, जो कि ऑर्डर 14 रूल नंबर 1 से 7 CPC में आते हैं। तो आप कह सकते हो सिविल केसेस में जो फैक्ट इन इशू हैं वो डिटरमाइन किए जाते हैं इशू फ्रेमिंग से। फ्रेमिंग ऑफ इशू होते हैं उनसे डिटरमाइन किए जाते हैं फैक्ट इन इशू। अब बात करते हैं कि फैक्ट इन इशू को जो मेन फैक्ट भी कहा जाता है, दूसरे नेम की बात करें फैक्टम प्रोबेंडम भी कहा जाता है। अब बात करते हैं रिलीवेंट फैक्ट की। रिलीवेंट फैक्ट का एक और नाम फैक्टम प्रोबेंशिया भी कहते हैं इसको, और फैक्टम प्रोबेनस भी कहते हैं रिलीवेंट फैक्ट को। रिलीवेंट फैक्ट कौन से होंगे? रिलीवेंट फैक्ट वो फैक्ट होंगे वो फैक्ट इन इशू से रिलीवेंट होंगे, मतलब जो फैक्ट इन इशू से रिलेटेड होंगे, से कनेक्टेड होंगे, उनको रिलीवेंट फैक्ट कहा जाएगा। जनरल तौर पे अगर बात करें, जनरल तौर पे हम कह सकते हैं कि जो लॉजिकली फैक्ट, जो फैक्ट इन इशू से रिलेटेड जो लॉजिकली फैक्ट हैं वो रिलीवेंट फैक्ट हैं। और इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें, सिर्फ वही फैक्ट रिलीवेंट माने जाएंगे जो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर मेंशन है। जो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर मेंशन है कि ये रिलीवेंट फैक्ट माने जाएंगे, सिर्फ वही फैक्ट जो है रिलीवेंट माने जाएंगे। आप कह सकते हो कि सभी रिलीवेंट फैक्ट जो हैं वो लॉजिकली होंगे, पर सभी लॉजिकली फैक्ट जो हैं वो रिलीवेंट फैक्ट नहीं हो सकते। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई थिंक आपको फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट समझ में आ गया हो। थैंक यू वेरी मच।